हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसे हम रिसर्च मेथड्स कहते हैं उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का हम पार्ट 3 करेंगे। इस पार्ट 3 में हम सैम्पलिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सैम्पलिंग क्या होता है, जिसको प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्टडी। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताया, जिसमें हम जो स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, उसमें से क्या होता है प्रोसेस ऑफ सैम्पल ऑफ यूनिट्स। हम किस सैम्पल पे हम स्टडी करेंगे, ये हमारी क्या होती है सैम्पलिंग। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्टडी। जिस जो हमारी स्टडी है उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन है उसमें से हम सेलेक्ट करें कि हमें किन यूनिट्स के ऊपर वो उसको हम काम करना है, वो हमारा क्या होता है सैम्पल। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिसर्चर्स यूजुअली कैन नॉट मेक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। इंस्टेड दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ए सैम्पल, एंड यूज दोज ऑब्जर्वेशन टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, जो रिसर्चर्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ता है, एक जो है सैम्पल लेना पड़ता है, जिसके ऊपर वो काम कर सके और जो है अपनी स्टडी का जो कंक्लूजन वो निकाल सके। Ideally, the sample correspond to the larger population on the characteristics of interest. In that case, the researcher's conclusions from the samples are properly applicable to the entire population. पूरी population, क्योंकि वो जो उसने conclusion निकाले हैं, जो कि sample से निकला है, वो क्या होता है बाद में वो पूरी population के ऊपर वो apply कर सकता है। Sampling is the process of selection of units. कौन कौन से पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सो डैट बाय स्टडिंग द सैंपल मे फेयरली जनरेट रिजल्ट्स बैक टू द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे वर चोजन। सैम्पलिंग, इन्होंने ये डेफिनेशन है इसकी, सैम्पलिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी स्टडी का जो पर्पस होता है, हम किस पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा क्या है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। उसमें से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट जिनके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सैम्पल। अब ये भी यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी हैं कि अकॉर्डिंग टू यंग, ए स्टैटिस्टिकल सैम्पल इज ए मिनिएचर पिक्चर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप और aggregate from which a sample is taken. Similarly, a sample, as the name implies, is a smaller representative of the लार्ज होल। पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल को ले लेते हैं। जिस पॉपुलेशन, मान लो हमने 20 to 50 जो है जो हमारा पॉपुलेशन ग्रुप है वो 20 to 50 ईयर्स का है, तो वो जो हमारी जो उस एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन टोटल है वो तो हो गया हमारी पॉपुलेशन 20 to 50 ईयर्स की। अब उसमें से हमने कितने लोगों के, हमने उसमें जो है 50 लोगों के ऊपर ही स्टडी करनी है, वो हमारा क्या हो जाएगा सैंपल साइज या सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। ये क्या होती है कि हमारे को कुछ भी हम जब सैंपल लेते हैं उससे पहले हमारे को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 पे है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का इज ए वेल डिफाइंड सेटअप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पर्टेनिंग टू ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी मेन क्या होता है, एक बड़ा साइज होता है जिसमें से हम सैंपल को लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन। इट रेफर्स टू द होल, एज ए होल फुल जो होगा, दैट इंक्लूड ऑल द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स ऑफ ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इट मे बी डिफाइंड एज any identifiable and well specified group of individual. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने प्राइमरी टीचर्स के ऊपर हमने स्टडी करनी है, वो हमारा सैम्पल होगा। लेकिन पॉपुलेशन क्या होगी, ऑल प्राइमरी टीचर्स और नंबर ऑफ ऑल कॉलेज टीचर्स एंड ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉपुलेशन। और इनमें से हमने जितनों के ऊपर स्टडी करनी है वो हमारा क्या हो जाएगा सैम्पल। एंड द पॉपुलेशन में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, ए फाइनाइट पॉपुलेशन इज़ वन वेयर ऑल द मेंबर्स कैन बी ईजिली काउंटेड। जब हम जो मेंबर्स होते हैं उनको ईजिली हम काउंट कर सके, फाइनाइट नाम से मालूम हो रहा है। एंड जो इनफाइनाइट में क्या होता है, जिसका जो साइज़ होता है वो अनलिमिटेड होता है और हम उनको ईजिली काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज टीचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइनाइट। तो एक कॉलेज में जितने टीचर्स हैं वो क्या होते हैं, उनको अगर हम क्या कहें उनके ऊपर स्टडी करनी है तो वो क्या होगा फाइनाइट पॉपुलेशन। एंड लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है, फिशेज इन द रिवर है, या स्काई के अंदर जो स्टार्स हैं, ये सारे क्या होते हैं इनफाइनाइट का एग्जाम्पल होते हैं। ए मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए पैरामीटर। जो
पूरी पॉपुलेशन में से जो मेजर लेते हैं वो क्या होता है, पैरामीटर। नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल में क्या होता है, जैसा अभी बताया कि वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्टडी, या ए सैंपल इज एनी नंबर ऑफ पर्सन selected to represent the population according to some rule of plan. Thus the sample is a smaller representation of the population. जो हम सैंपल लेते हैं वो हमारी फुल पॉपुलेशन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें कॉलेज टीचर्स के ऊपर जो है स्टडी करनी है, जो कॉलेज टीचर्स के हमारे वो फाइनाइट पॉपुलेशन है। अब इसमें से मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर 50 टीचर है और हमें जो स्टडी करनी है वो 20 टीचर्स पे करनी है, तो जो 20 होगा वो हमारा क्या होगा, सैंपल। नेक्स्ट है सैंपल साइज, नंबर ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिलीज फ्रॉम विच यू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब सैंपल हमने ले लिया, जैसे मैंने बताया 20। सैंपल साइज़ क्या होगा, वो भी वही है कि हमारा सैंपल साइज़ क्या होगा, हमने पूरी स्टडी में से मान लीजिए हमने एक तो कॉलेज के जो टीचर उनके ऊपर स्टडी करनी है और उसी के अंदर हमारे जो है और भी अंदर और ज़्यादा वो उसके अंदर जो है पैरामीटर्स हैं, तो उनमें हमें जो टोटल जो हमारा सैंपल साइज़ होगा उसके अंदर वो सारे के सारे जो पैरामीटर्स होंगे जिनके ऊपर हमने स्टडी करनी है वो हमारा क्या होता है, सैंपल साइज़। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिज़ाइन और स्ट्रेटजी। सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम किस तरह से जो है हम सैम्पलिंग करेंगे। हमारा जैसे द वे रिसर्चर सेलेक्ट्स द सैंपल और स्टूडेंट्स और फैमिली इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिज़ाइन और स्ट्रेटजी। इट रेफर्स जो टेक्निक्स, हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च डिज़ाइन में, वो हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग डिज़ाइन या सैम्पलिंग जो स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। फिर क्या है सैम्पलिंग यूनिट, यानी हर इंडिविजुअल, हर केस, each individual or case that become the basis for selecting a sample is called the sampling unit। हमने पूरी पॉपुलेशन में से हम किसी को भी चुन सकते हैं, तो हमारा और जो जैसे हमारा हमने बताया कि हमने 20 कॉलेज टीचर्स के ऊपर काम करना है, तो 20 में से वो 20 के 20 ईच एंड एवरी यूनिट क्या होगी, वो सैम्पलिंग यूनिट, जिसमें से हम किसी के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, किसी पे भी काम हम करेंगे। नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रेम, द लिस्ट ऑफ पीपल, ये पूरी जो लिस्ट है पीपल की, फ्रॉम विच सैंपल इज टेकन, हमें कहाँ से सैंपल लेना है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, उनका एक एड्रेस बुक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर सारे जितने एड्रेसेस हैं जैसे हम सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन को, सैंपल को, वो क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम। अब क्या पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं सैम्पलिंग, क्योंकि उसके अंदर कोई बायस ना रहे, उसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिविटी हो, हमारे जो है हमारी स्टडी का जो है पर्पस है वो पूरा करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग टू डिराइव द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट द मिनिमम कॉस्ट और विद द मैक्सिमम रिलायबिलिटी। हमारा जो स्टडी है जो हम करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, उसमें से हम जो है जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो निकाल सकें और मिनिमम कॉस्ट आए और जो उसकी रिलायबिलिटी है वो मैक्सिमम आए। यानी अगर हम उस स्टडी को रिपीट भी दोबारा करना चाहें, जो हमारे जो रिजल्ट्स आए वो हमेशा वही रिजल्ट्स आए, उनमें डेविएशन ना हो। फर्दर द एम्स इन सेलेक्टिंग द सैंपल आर टू अचीव मैक्सिमम प्रिसीजन, यानी सबसे जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं वो एकदम करेक्ट हों, प्रिसाइज हों, ठीक है, श्योर, मतलब जो हम कह सकते हैं कि एकदम लॉजिकल हो, एकदम प्रिसाइज हो, कम्पैक्ट हो जिसको बोलते हैं। एंड टू अवॉइड बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, और जब हम सैंपल लेते हैं उसमें किसी भी तरह की जो है बायस ना हो। बायस इन दी सिलेक्शन ऑफ सैंपल कैन टेक ऑफ प्लेस, कैसे बायस हो, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें बायस है। नंबर 1 पे द रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बाय नॉन रैंडम मेथड, अगर वो जो है सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, तो नॉन जो रैंडम, एक रैंडम। अगर नॉन रैंडम तरीके से करता है तो उसमें बायस होने के चांसेस होते हैं। एक होता है द रिसर्चर डज नॉट कवर द सैम्पलिंग पॉपुलेशन एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली, जिसके ऊपर जो स्टडी करनी है पॉपुलेशन के ऊपर, जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन, एक होता है होल पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल जिसके ऊपर स्टडी करनी है, उसको वो ठीक से ना समझ पाए, उसको ठीक से जो है कवर ना कर पाए। जैसे हमने बताया ना कॉलेज टीचर्स के ऊपर करना है, उसको जो है सेलेक्ट करने में ठीक से ना करने से भी जो है बायस होने के चांसेस होते हैं। एक सेक्शन ऑफ ए स्मॉल सैम्पल पॉपुलेशन इज इम्पॉसिबल टू फाइंड और रिफ्यूजेस टू कॉपरेट, या जो हमने सैम्पल पॉपुलेशन ली है, जो उसके रेस्पोंडेंट्स होते हैं या तो वो कहीं चले जाएं, हमें ना मिले, या वो जो रेस्पॉन्स है या हमें कॉपरेट करने से वो मना कर दें, तब हमारी जो है सैम्पलिंग में क्या होता है वो बायस आने के चांसेस रहते हैं सैम्पल में। अब है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड जो है 2 तरह से होते हैं, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी, एक होते हैं प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जो कि हम अपनी इच्छा से अपने तरीके से हम ले लेते हैं, जिसके अंदर ईच एंड एवरी यूनिट को जो है सेलेक्ट होने का चांसेस नहीं होता।
या हम सिंपल में क्या कहते हैं, अपने तरीके से जिसको हम जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सैंपल होता है उसको ले लेता है, जजमेंटल हो जाता है, या वो जो बायस, इसमें बायस होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है, सब्जेक्ट जो होता है वो, क्योंकि इसमें अपनी मर्जी हो जाती है ना, इसमें आपने कुछ भी कोई टेक्निक तो यूज़ करनी ही नहीं उस टाइप से, क्योंकि आपको कोई ईच एंड एवरी यूनिट को भी चुनने का अधिकार नहीं है। तो किसी हम जैसे हमने कहा कि हमने अगर हमारा 20 स्कूल टीचर्स पे किया, कॉलेज टीचर्स पे किया, तो 20 के 20 को चांस मिलता है ना उसमें पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, हम किसी को भी जो है अपनी इच्छा के अनुसार उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसको हम सैंपल का पार्ट बना लेते हैं। यहाँ से इसको करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वन in which there is no way of assessing the probability of the element or group of elements of population being including in the sample. In other words, non-probability sampling methods are those that provide no basis for estimating how closely the characteristics of sample approximate the parameters of a population from which the sample had been obtained. हमने अपनी स्टडी के लिए हमने सैंपल ले लिए जो हमारे को कन्वीनियंट लगा, जो हमारे को ईजी लगा, लेकिन अगर हम दोबारा सोचें कि हमने वो किस करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे लिया था, तो उसको हम दोबारा एस्टिमेट नहीं कर सकते, दोबारा उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस समय अपनी स्टडी पर्पस के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सैंपल ले लिया। अब जो है इसकी टाइप्स होती हैं, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी की भी टाइप्स होती है, फर्दर सब टाइप्स होती हैं, और प्रोबेबिलिटी की भी होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर नंबर 1 पे क्या, हैphazard, एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो होता है अपनी मर्जी से हैphazardly या एक्सीडेंटली या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी जो है सैंपल में इंक्लूड कर लेता है। जैसे हैphazard सैम्पलिंग कैन प्रोड्यूस इनफेक्टिव हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड इज नॉट रिकमेंडेड, किसी को भी वो सेलेक्ट कर लेता है। व्हेन द रिसर्चर हैphazardly सेलेक्ट्स केसेस एंड दैट आर कन्वीनियंट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही और शी कैन ईजिली गेट अ सैंपल दैट सीरियसली मिसइंटरप्रेट्स द पॉपुलेशन, क्योंकि अपनी सब्जेक्टिव हो गया ना वो, उसमें ऑब्जेक्टिविटी तो रही नहीं, क्योंकि बायस आने के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सीरियसली क्या होता है, वो जब वो सैंपल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेता है, तो उसमें क्या होता है, चांसेस आने जो बायस होते हैं उसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सच सैंपल्स आर चीप होते हैं, क्विक होते हैं, एंड हाउएवर द सिस्टमैटिक एरर्स दैट इजीली अकर मेक देम वर्स देन नो सैंपल एट ऑल, यानी उसमें एरर्स होने के चांसेस होते हैं। द पर्सन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय इन अ टेलीविजन प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैphazard सैंपल, यानी इन्होंने क्या कहा है कि कुछ जो टीवी प्रोग्राम के आप रोड पे देखा होगा स्ट्रीट इंटरव्यू में, कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग जो सड़क पे आ जा रहे होते हैं तो उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसमें वो क्या होता है, लाइकवाइज टेलीविजन इंटरव्यूअर्स ऑफन सेलेक्ट पीपल हु लुक नॉर्मल टू देम एंड अवॉइड पीपल हु आर अनअट्रैक्टिव, पुअर, वेरी ओल्ड और इनआर्टिकुलेट। यानी आप कभी भी देखेंगे जो टेलीविज़न के जो इंटरव्यू जो आप देखेंगे मार्केट में या रोड पे कहीं खड़े होते हैं, लोगों का आते जाते लोगों का जो इंटरव्यू लेते हैं, वो उन्होंने देखा है कि नॉर्मल कहा जाता है, तो नॉर्मल लुक में होते हैं, उनसे वो ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं, रादर देन उनको ज़्यादा अवॉइड करते हैं जो कि अनअट्रैक्टिव होते हैं, पूरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कहने का मतलब क्या है कि उनका कोई जो है क्राइटेरिया तो होता ही नहीं है, जो उनका अपनी हैphazardly एक्सीडेंटली जो उनको मिल गया या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं। Such haphazard samples may have entertainment value, but they can give a distorted view and seriously misinterpret the population. तो उसमें क्या है कि ठीक है, हम लोगों ने उसमें एंटरटेनमेंट तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं, उनका जो स्टडी का पर्पज़ ये पूरा हो रहा है, और जो अट्रैक्टिव लोग हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं टोटल पॉपुलेशन को। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टिगेटर मे टेक द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टू रिसर्च प्लान बिकॉज द क्लास टीचर ऑफ द क्लास हैपन्स टू हिज और हर फ्रेंड। मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कोई स्टडी करनी है, उसकी रिसर्च प्लान है, तो वो उसको जो है क्लास 10 के ऊपर करनी है, तो वो जिसके साथ ज़्यादा फेमिलियर होगा जो टीचर किसी स्टूडेंट के साथ, उसको जो है अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेगा, ताकि जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसके कारण से बायस होने के, एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कोटा। कोटा इज़ गुड। कोटा में क्या होता है, आप हर चीज़ का कोटा बना देते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। कोटा सैम्पलिंग इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर हैphazard। हैphazard से ज़्यादा अच्छा गया है कोटा। ये भी क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ही है। इन कोटा सैम्पलिंग ए रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाइज
रेलिवेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, जैसे उसने कहा कि मेल और फीमेल हो गया, या अंडर एज 30, एज 30 to 60, ओवर एज 60, उसने कैटेगरी बना दी। एंड देन डिसाइड्स हाउ मैनी टू गेट इन ईच कैटेगरी। फिर वो देखता है कि जो उसने कैटेगरी बना दी तो किसको कितने लोगों को जो है उस कैटेगरी में रखना था। द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ द सैम्पल इज फिक्स। नंबर फिक्स हो गया क्योंकि उसने कैटेगरीज बना दी ना कि मैं 10 इसमें रखने, 10 इसमें रखने, तो वो क्या हो गया, उतने उतने लोग जो हैं उनको कैटेगरीज में वो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्चर डिसाइड्स टू सेलेक्ट 5 मेल्स एंड 5 फीमेल अंडर एज 30, 10 मेल्स एंड 10 फीमेल्स एज्ड 30 to 60 and 5 males and 5 females over age 60 for a 40% सैम्पल। कहने इन्होंने क्या कहा है कि कोई रिसर्चर को 40 लोगों का सैंपल लेना है, तो उसने क्या किया, उसने कैटेगरी बांट दी कि 5 मेल 5 फीमेल ले ली अंडर 30, 10 मेल 10 फीमेल ले ली 30 to 60 एंड 5 मेल एंड 5 फीमेल ले ली ओवर 60। इस तरह से उसका जो 40% का सैंपल है उसने उनको कोटा दे दिया, उसके हिसाब से उन्होंने उनको सबको डिवाइड कर दिया। अब वो कह रही कोटा सैम्पलिंग एंड शोज दैट सम डिफरेंसेस आर इन दी सैंपल। कैसे कि इन हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग ऑल दोज इंटरव्यूड माइट बी द सेम। उसमें क्या होता है हैप्पैजार्ड में कि जो सैंपल उसने लिए वो सेम एज के भी हो सकते हैं, सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, बैकग्राउंड भी सेम हो सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया पे खड़े हुए हैं वो। बट वंस द कोटा सैम्पलर फिक्स द कैटेगरी, जब आपने सैंपल का कोटा फिक्स कर दिया, द नंबर ऑफ केसेज इन ईच कैटेगरी ही और शी यूज हैप्पैजार्ड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसमें क्या होता है कि इस केस के अंदर उसने कोटा कर दिया तो वो क्या होता है, वो बाद में तो उसी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं ना, उसने अपने तरीके से कोटा करके और 10 लोगों को उसने बांट दिया। नथिंग प्रिवेंट्स द रिसर्चर फ्रॉम सेलेक्टिंग पीपल हु एक्ट फ्रेंडली और हु वांट टू बी इंटरव्यू। कई बार इसमें ये भी होता है क्योंकि ये भले उसने वो कर दिया, हो सकता है जो रिसर्चर है वो उन लोगों को चूज़ करे जिनके साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली है या जिनका वो इंटरव्यू लेना चाहता है। कोटा सैम्पलिंग मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन द इंटरव्यूअर्स चूज हु दे लाइक एंड मे देयरफॉर सेलेक्ट फ्रॉम दोज हु आर इजीएस्ट टू इंटरव्यू, सो सैम्पलिंग बायस कैन टेक। यानी उनके लिए नहीं है जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि उसे सेम क्राइटेरिया में वो ले लेते हैं, या उन्होंने जहाँ पे इंटरव्यूअर को लगता है कि वो इन लोगों से इंटरव्यू लेना आसान है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो वहाँ पे क्या होता है सैम्पलिंग बायस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज नॉट यूजिंग द रैंडम मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द एक्यूरेसी क्या आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक कैटेगरी में सब लोगों को डाल दिया तो किसका कौन क्या है उसके बारे में हमें मालूम नहीं, जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ओवरऑल मिलेंगे। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, कोटा सैम्पलिंग इज ए पॉपुलर मेथड एमंग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। फिर भी ये कहते हैं ये पॉपुलर मेथड है बिकॉज इट एनेबल द रिसर्चर टू इंट्रोड्यूस फ्यू कंट्रोल्स इनटू हिज, क्योंकि कुछ हद तक इसमें रिसर्चर का जो है कंट्रोल रहता है, क्योंकि उसने 10 में मान लीजिए बांट दिए, उसमें क्या है कि अब लेकिन हर यूनिट को जो है राइट नहीं होगा, हर यूनिट को तो सैंपल में नहीं लेने का, उसने कैटेगरी बना दी उसके अंदर सब आ जाएंगे। इसमें कुछ हद तक कंट्रोल रहता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। एंड दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग आर मोर कन्वीनियंट एंड लेस कॉस्टली तो होगी ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है उसने एक सबको जो है सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है पर्पसिव। पर्पसिव का मतलब क्या है, अपने नाम से मालूम हो रहा है पर्पस है, ये थोड़ा जजमेंटल होता है, अपने पर्पस के लिए वो किसी को भी ले लेता है। पर्पसिव सैम्पलिंग इज ए वैल्यूएबल काइंड ऑफ सैम्पलिंग फॉर स्पेशल सिचुएशन। इट इज़ यूज इन एक्सप्लोरेटरी, जहाँ पे एक्सप्लोर करना होता है, कोई बहुत डिटेल में करना होता है किसी को अपनी जो रिसर्च है उसको। इट यूज द जजमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, अपने कुछ केसेस में वो जजमेंट जो यूज़ करता है सब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो रिसर्चर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसका खुद का वो अपना कन्वीनियंस ज़्यादा देखता है। विथ पर्पसिव सैम्पलिंग द रिसर्चर नेवर नोज वेदर द केसेस सेलेक्टेड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। खुद को ही नहीं पता होता उसको, जो रिसर्चर को, कि जो उसने सैंपल लिया है क्या वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा भी या नहीं करेगा, जो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो जो जनरलाइज हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पर्पसिव सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट टू सेलेक्ट यूनिक केसेस दैट आर स्पेशली इंफॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द टेम्परामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन बिहेवियर। अब उसने कहा है कि टेम्परामेंटल के ऊपर उसने काम करना है, जो है डेविडेंट केसेस कह लीजिए, किसी इस टाइप से काम करना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिस्ट ऑल सर्टेन प्रॉब्लम बिहेवियर, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ से देखेगा कि उसने कोई डेविडेंट बिहेवियर पे काम
करना है, कोई सर्टेन कोई एट्रीब्यूट है हमारा एंग्जाइटी पे, किसी डिसऑर्डर पे काम करना है, तो वो क्या करता है, द रिसर्चर यूजेज मैनी डिफरेंट मेथड्स टू आइडेंटिफाई दिस केसेस एंड अप्रोच देम टू ऑब्टेन द रिलेटेड एलिमेंट। अब वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने तरीके से कोई सा भी मेथड यूज़ करके एक वो लिस्ट बना लेता है जहाँ से उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। द प्राइमरी कंसिडरेशन इन पर्पस इज सैम्पलिंग इज द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर एज टू हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब वो देख लेता है कि कहाँ से उसको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है ताकि जो उसकी स्टडी है उसका पर्पस पूरा हो जाए, जो उसकी स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है एकम्प्लिश हो जाए। तो द रिसर्चर ओनली गोज टू दोज पीपल, उन्हीं लोगों के पास हो जाता है जिनसे उनको लगता है कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी और वो जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार भी हैं अपने हिसाब से। फॉर स्टडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी नेशनल इशू, जैसे उन्होंने कहा है कि नेशनल इशू के बारे में उन्होंने कहा है कि एटीट्यूड को देखना चाहता है वो रिगार्डिंग नेशनल इशू। ए सैम्पल ऑफ जर्नलिस्ट, teachers and legislators may be taken as an example of purpose simply because they can more reasonably be expected to represent the correct attitude than other class of people। उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर उसको अगर एटीट्यूड के ऊपर कोई स्टडी करनी है किसके ऊपर, टुवर्ड्स एनी नेशनल इशू, तो वो उसको पता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं या जो लेजिस्लेटर होते हैं इनसे ज़्यादा अच्छा कोई जो है इस बारे में नहीं उनको जो है रिप्रेजेंट कर पाएगा, सैम्पल सबसे अच्छा उनका रहेगा। तो इसलिए क्या है वो अपने हिसाब से उनसे अप्रोच करके और इन्फॉर्मेशन को जो है अटेन कर लेता है। तो क्या है कि पर्पसेस सैम्पलिंग इज समवट लेस कॉस्टली, क्योंकि कॉस्टली भी कम है क्योंकि वो खुद जाता है उनके पास और एक लिस्ट आइडेंटिफाई करके उनसे अपनी सुविधा के हिसाब से इन्फॉर्मेशन अटेन कर लेता है। मोर रेडिली एक्सेसिबल है एंड मोर कन्वीनियंट है एंड सेलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल डेटा रेलिवेंट टू रिसर्च डिजाइन। उन्हीं लोगों को वो लेता है जो उसको लगता है कि उसकी स्टडी पर्पस को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने बताया कि उसने कोई डिसेबिलिटी के ऊपर कोई स्टडी करनी है, कोई डिसऑर्डर के ऊपर करनी है, या जैसे नेशनल इशू के लिए उनका एटीट्यूड के ऊपर स्टडी करनी है, तो वो डायरेक्टली उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिसको उसको पता है कि ये ही जो है बेस्ट सूटेड होंगे, यही सैम्पल जो है वो बेस्ट रहेगा। अब है स्नोबॉल में क्या होता है, इसको हम चेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उन लोगों से लेते हैं जो हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है उसने कोई जो रिसर्च करनी है, तो अपना वो जो रिसर्च का करेगा तो वो उन लोगों से मिलेगा एक अपनी उसके हिसाब से जिसको वो जानते हैं उनसे मिलेगा, फिर वो उन फर्दर जो लोग जानते होंगे वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर सैम्पल साइज हमारा छोटा होता है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप जो है अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन करके इंटरेक्शन करके आप रिजल्ट्स को ले सकते हो, अपनी स्टडी को अचीव कर सकते हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क चेन रेफरल और रेपुटेशन सैम्पलिंग मेथड। स्नोबॉल सैम्पलिंग विच इज़ ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ही हम कर रहे हैं। बेसिकली क्या सोशियोमेट्रिक है। It begins by the collection of data on one or more contexts usually known to the person collecting the data, जिसको हम जानते हैं, हम उससे डाटा इंफॉर्मेशन जो जितना भी डाटा होगा वो कलेक्ट कर लेंगे। At the end of the data collection usually उसमें क्या होगा, जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा हम कैसे करेंगे डाटा कलेक्ट, क्वेश्चन से करेंगे, सर्वे से करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। द डाटा कलेक्टर आस्क द रेस्पोंडेंट टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अदर पोटेंशियल। अब उसको जैसे हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, हम उसको कहेंगे हमें अब नेक्स्ट अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकें, उनसे भी हम क्वेश्चन फिलअप करवा सके, सर्वे कर सके, इंटरव्यू कर सके। तो इस तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हैं और ये चेन सिस्टम की तरह जो है काम करता है। अब ये बहुत यूजफुल भी है व्हेन देयर आर वेरी फ्यू मेथड्स टू सिक्योर ए लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन इज अननोएबल। अब इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं कि प्राइमरली सोशियोमेट्रिक है, अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। दूसरा रिवील कम्युनिकेशन पैटर्न इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो हम इसमें क्या आता है, हम कम्युनिकेशन के थ्रू आराम से आप अपना वाया करके हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन उसको ले लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, बिकम कम्बर्सन एंड डिफिकल्ट व्हेन द जो सैम्पल साइज बड़ा होता है, से इट एक्सीज 100 से ज़्यादा साइज हो जाता है तो मुश्किल होता है इसके, क्योंकि हम कितने लोगों से ऐसे कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे।
एंड दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ द रिसर्चर टू यूज प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेथड। इन फैक्ट द एलिमेंट इंक्लूडेड इन सैंपल नॉट रैंडमली ड्रॉन, रैंडमली तो है ही नहीं, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया है, फिर जिसके हमने अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ किया है उसके फर्दर आगे जो कॉन्टैक्ट्स उनको यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर को जो है प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड कहते हैं प्रोबेबिलिटी, वो अभी हम क्योंकि हम नॉन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी की कमी होने से ये भी इतना जो है रिलायबल मेथड नहीं होता। नेक्स्ट ये है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक एक तरह से देखा जाए तो ये रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसको हमने नॉन प्रोबेबिलिटी में रखा हुआ है तो इसलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में ही स्टडी करेंगे। Systematic sampling is another method of non-probability sampling plan. Though the label systematic is somewhat misleading in the sense that all probability sampling methods are also systematic. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वास्तव में probability का ही एक पार्ट है और जितने भी probability जो मेथड होते हैं वो सिस्टमेटिक ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन में रखा गया है तो इसलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ेंगे। ड्यू टू दिस इट ऑफन साउंड्स दैट सिस्टमेटिक सैम्पलिंग शुड बी इंक्लूडेड अंडर one category of probability sampling, but in reality this is not the case. इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज ड्राइंग और सेलेक्टिंग एवरी 9th पर्सन फ्रॉम ए प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जैसे सेलेक्टिंग एवरी 5th रोल नंबर, 60 स्टूडेंट्स हैं उनमें से एवरी 5th को ले लिया, एवरी 8th को ले लिया टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी हम उसमें ना एक फिक्स करते हैं एवरी 10th है, एवरी 5th है, एवरी 7th है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो है सिस्टमेटिक तरीके से हर उस जो है लाइन फिक्स कर देते हैं कि अब ये जैसे 7th है, 7th के बाद 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सिस्टमेटिक। अब इसमें क्या है, क्योंकि रैंडमली हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इफ वी पे अटेंशन टू सिस्टम, आप थर्ड लाइन में देखिए, इफ वी पे अटेंशन टू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्लान इट बिकम ऑब्वियस दैट सच ए प्लान पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस तो है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं ना, कोई सा भी 7th ले लिए जैसे ये 10th ले लिए, वो तो रैंडमली ले लिया, लेकिन उसके बाद का जो है पोजेस सम नॉन प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स सच एज एक्सक्लूडिंग ऑल पर्सन बिटवीन एवरी 9th। अगर हमने 9th जो ले लिया, एवरी 9th को ले लिया, तो एवरी 9th को जो फर्स्ट 9th हो गया वो तो हमने रैंडमली ले लिया, लेकिन उस 9th के जो बीच के जो है 1 to 8 या 9th आगे 9th के बाद फिर हमने आगे 18 ले लिए जैसे, तो 10 से लेकर जो 17 होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो नॉन प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट को नहीं जो मौका मिलता सैंपल में उसाने का। इसलिए जो है इसको हम कहते हैं कि ये भी इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट यूनिट को तो हम रैंडमली ले सकते हैं, लेकिन बाकी वाली को जो है उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी में ही रखते हैं। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज रिलेटिवली क्विक मेथड होता है ऑफ ऑब्टेनिंग ए सैंपल ऑफ एलिमेंट। इट इज़ वेरी इजी टू चेक वेदर एवरी 9th नंबर और नेम हैज़ बीन सेलेक्टेड। हम बड़ा इजीली हम चेक भी कर सकते हैं एवरी 9th जो है सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। फर्दर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज ईजी टू यूज, काफ़ी ईजी होते हैं यूज़ करने में। तो इसके बाद क्या कि डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इग्नोर्स ऑल पर्सन बिटवीन एवरी 9th। जैसा मैंने आपको बताया हमने एवरी 9th को लिया तो वो मुश्किल होता है ये मालूम करना कि एवरी 9th के जो बीच में जो है कहीं वो छूट तो नहीं जाते, उसको हम क्या कहते हैं, इसलिए बाइस होने का चांस रहता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।